गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का साथ। अनिल विज ने कहा, वैसे तो इस पूरे मामले को उच्च स्तर पर टेक ओवर कर लिया गया है। वहीं अनिल विज ने यह भी कहा, मैं खुद खेल विभाग का मंत्री रहा हूं और मैं पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ हूं। अनिल विज ने यह भी कहा कि अगर मुझे कहीं ऊपर केंद्र सरकार में इस मामले पर बात करनी होगी या कहनी होगी तो मैं करूंगा। बजरंग पुनिया ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से गुजारिश की है कि आप भी आइए और हमारे आंदोलन का समर्थन कीजिए। राकेश टिकैत पहलवानों से मिलने दिल्ली पहुंचे। पहलवानों से मुलाकात के बाद उन्होंने 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा यूपी की महापंचायत आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने केवल बिड लाने की आड़ में दुर्व्यवहार किया, जो सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। ईरानी ने दावा किया कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा। मनोज तिवारी से 2024 में दिल्ली छोड़ बक्सर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, नहीं, अब तो सोचना ही नहीं है। जीवन में तो अब दिल्ली ही है, बक्सर से नहीं, सिर्फ दिल्ली से ही चुनाव लड़ना है। अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा कर घिरने के बाद कांग्रेस ने बचाव की मुद्रा में आते हुए पूरे राज्य में हनुमान मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का वादा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 4 मई को हुआ। राज्य के 9 मंडलों के 37 जिलों में गुरुवार को वोटिंग हुई। वहीं अब दूसरे और अंतिम चरण के लिए राज्य में 11 मई को वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले ही डिप्टी सीएम ने अपने दावे के साथ ही आंकड़े भी बता दिए। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 85 और 15 की चर्चा से अलग एक आंकड़ा बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल वो टहलते हैं तो देखते हैं कि टहलने वाला मोबाइल पर ही लगा रहता है। ये देखकर उनका मन करता है कि उनसे कहें कि पहले टहल लो। साथ ही कहा कि उन्हें तो लग रहा है कि एकाध 100 साल बाद अब मुश्किल से धरती रहेगी। कर्नाटक के बजरंगबली विवाद में ओवैसी की एंट्री हो गई। ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसा। ओवैसी ने पूछा कि अगर मैं वोट डालते समय अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगूं तो क्या होगा। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हिंदुस्तान के हर घर में हनुमान का घर है। इस प्रकार की राजनीति करके वो यानी बीजेपी अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। राज्य सरकार को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। वहीं सेना पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपनी चीनी समकक्ष चिनगांग से एससीओ बैठक के दौरान हुई एक द्विपक्षीय मुलाकात में संदेश दिया गया कि भारत के साथ चीन के द्विपक्षीय रिश्ते तभी सुधरेंगे जब एलएसी पर पैदा की गई स्थिति पूरी तरह से खत्म होगी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा कि धर्मांतरण का काम केवल केरला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में भी धर्मांतरण कराने वाली ताकतें सक्रिय हैं। राजूदास ने आगे ये भी कहा कि दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की नाक के नीचे 32,000 लोग केरला से अन्य जगह जाएं और आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान मोहम्मद मरशुक और मोहम्मद मारूक के तौर पर हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे शरद पवार। बता दें, एनसीपी के नए अध्यक्ष के चयन के लिए जो समिति बनी थी उसने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। वहीं पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि साहिब का कोई विकल्प ही नहीं है, लिहाजा कमेटी उनके इस्तीफे को नामंजूर करती है। वहीं गोवा में एससीओ की बैठक में चीन, पाकिस्तान समेत 8 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर का मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद पर हर हाल में रोक लगे। मणिपुर में बढ़ते तनाव को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को बंद कर दिया है। स्थिति में सुधार होने तक
कोई ट्रेन मणिपुर में प्रवेश नहीं करेगी। सूडान में जारी जंग के बीच भारतीय यात्रियों को लेकर एक और फ्लाइट मुंबई पहुंच गई है। इन यात्रियों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से बाहर निकाला गया। भारत के लंदन के लिए रवाना हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां वो भारत सरकार की ओर से किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरी कॉल 4 अलग अलग नंबरों से की गई थी। उत्तराखंड सरकार ने जानकारी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों तक केदारनाथ घाटी में मौसम खराब रहने की संभावना को देखते हुए केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण 8 मई तक निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहा नहीं जा सकता और न ही सही ठहराया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ एक होना होगा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आम आदमी पार्टी ने लीगल नोटिस भेजा है। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने बजरंग दल पर बैन लगाने वालों की तुलना रावण से कर दी। कहा कि जब हनुमान जी को रावण नहीं रोक पाया तो फिर ये कौन है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल तो रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डेटा सामने नहीं आएगा। इस फैसले के बाद बिहार में जोरों पर राजनीति है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब इस पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए करारा हमला बोला। कहा जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर ही रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान खान ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा कि मतदान करते समय जय बजरंगबली का नारा लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि जय बजरंगबली के नारे से अल्पसंख्यकों में डर का माहौल बनेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रहमान खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि भारत के धर्म में आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। उधर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता के रहमान के जय बजरंगबली के नारे से आपत्ति जताने वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि बजरंगबली के नाम से तो भय दूर भागता है। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल सत्येंद्र जैन से कुछ भी करा देते हैं और पार्टी के नेता भी नहीं लगने देते। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त में केवल दुख और दर्द दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की सिक्योरिटी बढ़ाने पर कोर्ट में बोली पंजाब सरकार, जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे। फिल्म द केरला स्टोरी पर पीएम मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाले आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा 2024 में विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां नहीं देंगी बीजेपी को। आरएलडी में बगावत शुरू हो गई है। मेरठ में आरएलडी के बड़े गुर्जर नेता राम मेहर सिंह ने जयंत चौधरी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुंबई में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। चर्चाओं का बाजार कर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई। ईडी ने आईएएस शबी रंजन को किया गिरफ्तार। आपको बता दें शबी रंजन साल 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जब ये जमीन घोटाला हुआ था तब वो रांची में डीएम के पद पर तैनात थे। मेघालय में डाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री बोले भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में फिर से मंदिर में तोड़फोड़ हुई। सिडनी के स्वामी नारायणा मंदिर के गेट पर खालिस्तानी झंडा भी लगाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की द्वितीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में निलंबित और बर्खास्त अध्यापकों ने हाईकोर्ट का रुख किया। उधर झारखंड में नक्सली उग्रवादी हिंसा में मारे गए राज्य के आम लोगों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरी के लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन देना होगा। नौकरी मिलने में देरी को देखते हुए गृह विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया। उधर दिनेश शास्त्री के समर्थन में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, अगर
आपने उन्हें छूने की हिम्मत की तो आपको इसका नुकसान भुगतना होगा। गुजरात में जिन 68 अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती दी गई है उसमें जज हरीश वर्मा का भी नाम शामिल। आपको बता दें, हरीश वर्मा ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। वहीं आज रात से रविवार सुबह तक IVRS टच स्क्रीन कॉल सेंटर के माध्यम से भी किसी तरह की ट्रेनों की जानकारी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित चालू आरक्षण बुकिंग का भी कामकाज बंद रहेगा। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।